Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 2, the Vedic period. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, मतलब चैप्टर में जो भी कुछ है इस पैराग्राफ तक वो सब पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुका है. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड ऑफिशियल्स. तो बेटा देखो, लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि किंग की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, किंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, वो यज्ञ परफॉर्म करता था, अश्वमेध यज्ञ पढ़ा था ना हम लोगों ने. पर किंग अकेले क्या सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. तो किंग को असिस्ट करने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए उनके पास मिनिस्टर्स थे, उनको एडवाइस देने के लिए बहुत सारे एडवाइजर्स थे और उनके कोर्ट में बहुत सारे ऑफिशियल्स थे. तो जो राजा होते थे उन्हें असिस्ट करते थे उनके मिनिस्टर्स. भाई कहीं लड़ने भी जाना है तो अकेले राजा थोड़ी ना जाएगा, उसके पास पूरी मिनिस्टर्स होंगे. तो एक महामंत्री होगा जो लड़ाई में उसको हेल्प करेगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा जो उसके कंट्री मतलब उसके एरिया के फाइनेंसेस को देखेगा, है ना. तो अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स उसको असिस्ट करते थे, किसको? राजा को. उसके बहुत सारे एडवाइजर्स होते थे, उसके ऑफिशियल्स होते थे जो अपना अपना काम करते थे. भाई हर व्यक्ति को करियर में ग्रोथ चाहिए, तो जो एडवाइज़र, जो मिनिस्टर अच्छा काम करेंगे उन्हें ग्रोथ मिलेगी. तो इसी पर्सपेक्टिव से हर व्यक्ति अपना अपना काम बढ़िया तरीके से करता था. जो चीफ होता था इन सब का उसे कहते थे पुरोहित, जो राजा को एडवाइस करता था रिलीजियस मैटर्स में. बेटा धर्म हमारे भारत में शुरू से बहुत प्रधान रहा है. इवन हमारे इंडिया में नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आप देखोगे तो रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. तो रिलीजियस मैटर्स में एडवाइस करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे, जो मिनिस्टर्स में, एडवाइजर्स में, ऑफिशियल्स में चीफ हुआ करते थे. बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इनकी होती थी. किसकी? पुरोहित की, जो राजा को एडवाइस देते थे धर्म के मामलों में. एंड दोज रिलेटिंग टू मॉरल कंडक्ट, भाई नीति के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या होना चाहिए था, क्या गलत हुआ है. तो मॉरल कंडक्ट के मैटर्स में एडवाइस देना, धर्म के मामले में एडवाइस देना किसका काम था? पुरोहित का काम था. और ये मिनिस्टर्स में, एडवाइजर में, ऑफिशियल्स में चीफ हुआ करता था. बहुत डोमिनेटिंग इसका रोल होता था. फिर पुरोहित के बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता था वो सेनानी होता था, जो आर्मी का हेड होता था. आप देखो भाई, आपको अपनी बाउंड्रीज की सिक्योरिटी करना ही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना. किसी भी राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपने राज्य को सेफ रखना, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना. तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन किसकी हो गई? सेनानी की हो गई, हेड ऑफ आर्मी. इक्वल टू मॉडर्न कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस. जैसे आज कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस होते हैं, वैसे ही पहले सेनानी हुआ करते थे, हेड ऑफ आर्मी. क्लियर है? चलो. ही लेड द फोर्सेस इन टाइम्स ऑफ वॉर. जब भी वॉर हो रहे होते थे तो ये सेनानी ही होता था जो लीडिंग पोजीशन पे होता था, जो वॉर के टाइम पे फोर्सेस को लीड करता था. क्लियर है? फर्स्ट हो गए पुरोहित, सेकंड हो गए सेनानी. इसके बाद जो थर्ड पोजीशन होती थी वो होती थी ग्रामिणी की. हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रामिणी, ग्रामिणी. ठीक है. तो थर्ड पोजीशन पे कौन होते थे? ग्रामिणी. पहले कौन? पुरोहित. दूसरे कौन? सेनानी. तीसरे ग्रामिणी. अब कौन होते थे बेटा ये ग्रामिणी? तो ग्रामिणी होते थे विलेज हेडमैन. आप मुखिया भी बोल सकते हैं, जो राजा को मदद करते थे विलेज अफेयर्स को मैनेज करने में, गांव में सब कुछ प्रॉपर चलता रहे, सब कुछ ठीक रहे, इसके लिए कौन हेल्प करते थे राजा को? ग्रामिणी. ठीक है. ग्रामिणी को क्या बोलेंगे हम? विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया. अब एक गांव से अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कोई रिवोल्ट होंगे, कुछ लोग रिबेलियन करेंगे, तो राजा के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी ना. तो उस रिवोल्ट को, उस रिबेलियन को वहीं पर रोक देने का काम होता था ग्रामिणी का. लोगों की नीड्स को देखना किसका काम होता था? ग्रामिणी का. मतलब ऑल इन ऑल विलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ग्रामिणी का. पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि पावर को डिवाइड किया गया था. ठीक है. जैसे राजा के पास अपनी पावर थी तो सेनानी को भी पावर दी हुई थी, ग्रामीणी को भी पावर दी हुई थी. देयर वॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर
पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था। विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीकरण। जब पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर सबको दे दी गई है, ठीक है। चलो, पावर का डिवीजन है। देयर वॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड द किंग इंटरफियर्ड वेरी लिटिल। और जो राजा होते थे वो बहुत कम ही इंटरफियर करते थे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। ग्रामीणी इतना सक्षम था कि वो छोटे छोटे मोटे मोटे मामलों को खुद संभाल लेता था। राजा का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तभी राजा थोड़ा बहुत इंटरफेयर करता था, ठीक है, किसमें, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में। थर्ड, द सभा एंड द समिति। अब हम बेटा सभा को पढ़ेंगे और समिति को पढ़ेंगे। तो दो असेंबलीज हुआ करती थी वैदिक पीरियड में, सभा और दूसरी समिति। सभा क्या थी, तो बेटा सभा में जो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग लोग होते थे, एल्डर्स होते थे, वो पार्ट लेते थे। अब हर घर में बुजुर्ग एक एज के होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। जो घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो सभा का पार्ट होता था। द सभा वॉज ए स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एल्डर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के जो बड़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे मिलके बनती थी सभा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग बिल्कुल बूढ़े ही होंगे, है ना, मतलब जो सबसे बड़े होंगे घर के वो इसका पार्ट होते थे। दिस कुड बी कॉल्ड द काउंसिल ऑफ एल्डर्स ऑफ द विलेज। गांव के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी काउंसिल इसे कहते थे, क्योंकि घर का जो मुखिया होता था, सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, वही सभा का पार्ट होता था। द सभा वॉज इन डायरेक्ट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द किंग। और जो सभा होती थी वो डायरेक्टली या सीधे सीधे वो राजा के कांटेक्ट में रहती थी, ठीक है, और वो भी क्लोज कांटेक्ट में रहती थी। मतलब सभा में जो मुद्दों को डिस्कस किया जाता था, जो डिसीजंस लिए जाते थे, ऐसे मान सकते हैं कि राजा की उसमें हामी होती थी, ठीक है। बहुत एक क्लोज एसोसिएशन था राजा और सभा के बीच में। जो समिति थी दूसरी तरफ, उसमें सारे लोग होते थे ट्राइब के। कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता था, अपने व्यूज़ को रख सकता था, अपने सजेशंस दे सकता था। समिति इज़ मोर जनरलाइज्ड ग्रुप व्हेन एवरीबॉडी कैन पार्ट गिव ओपिनियंस, अपने व्यूज़ देगा, अपने सजेशंस देगा, ठीक है। तो सभा में कुछ इलेक्टेड लोग होते थे। अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, क्या था, इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड ग्रुप था। सभा क्या था, स्मॉल सेलेक्टेड ग्रुप था, ठीक है। और उसमें भी सिलेक्टेड में भी कौन से लोगों को सिलेक्ट किया जाता था, एल्डर्स, जो फैमिली के सबसे बड़े लोग होंगे उनको चुना जाता था, है ना। इलेक्टेड नहीं, वो सिलेक्टेड था, हाँ सॉरी मैंने इलेक्टेड बोला। तो जो समिति थी दूसरी तरफ, उसमें सारे लोग होते थे ट्राइब के। कोई भी आ सकता था, अपने व्यूज़ रख सकता था, सजेशन दे सकता था। तो समिति को आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जनरल असेंबली थी। पर बेटा दोनों ही सभा और समिति इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करती थी रिलेटेड टू जन या जना, एंड हेल्प द किंग इन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब। बाई ट्राइब के अफेयर्स प्रॉपरली चलते रहे, इसीलिए तो सभा और समिति थी। तो ऐसे नहीं कि ये कुछ भी उठपटांग बातों पर डिस्कशन करने आते थे। दे ऑलवेज डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू जन और जना। बेटा अब हम पढ़ेंगे विधाता। यहाँ पर लिखा विधाता जरूर है बेटा, पर ये विधत है, ठीक है, विधत। विधाता बोल के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप हिंदी में इसको देखोगे तो विधत है। चलो, तो जो विधाता है या जो विधत है उसका मीनिंग होता है ऑर्डर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड की, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन था, उस टाइम का सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन हुआ करता था विधत, ये विधाता। तो विधाता का मतलब क्या है, ऑर्डर। ये एक इम्पॉर्टेंट असेंबली होती थी कब की, ऋग्वेदिक पीरियड की। और आप इसको ऐसे भी कह सकते कि अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशन था उस टाइम का। बेटा जब आप हिंदी को पढ़ोगे ना, हिंदी में देखोगे ऋग्वेदिक पीरियड को, वैदिक पीरियड को, तो आपको पता चलेगा कि ये विधत ही है। चलो, इट सर्व्ड मल्टीपल पर्पसेस इंक्लूडिंग सेक्युलर, रिलीजियस, मिलिट्री फंक्शंस। अब विधत में किन टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशंस होते थे, तो बहुत सारे पर्पसेस को लेकर के डिस्कशंस होते थे। सेक्युलर,
इट मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। रिलीजियस धर्म के मामले भी डिस्कस होते थे, धर्म के बाहर के मामले भी डिस्कस होते थे और मिलिट्री फंक्शंस भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते थे। तो जब हम सभा की बात करते हैं तो सभा में हम देखते हैं कि बहुत कम मेंशन है किसका, विमेन का। ऋग्वेद में जब हम सभा की बात करते हैं तो औरतों का बहुत कम मेंशन है, पर जब हम विदत की या विधाता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विदत में या विधाता में औरतों का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सभा में रेयर मेंशन होता था विमेन का, बहुत कम पार्टिसिपेशन, ना कि बराबर पार्टिसिपेशन था सभा में औरतों का, है ना। पर विदत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ विमेन का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था बेटा। विदत का एक और फैसिनेटिंग फीचर था, वो ये था कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी सारे क्लान्स को, ट्राइब्स को, है ना, जिससे लोग इंगेज हो पाते थे वर्शिप ऑफ देयर गॉड। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म था जहाँ लोग साथ में आकर के पूजा पाठ भगवान को याद कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा वैदिक लिटरेचर एंड साइंस, दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ना है आपको। वैदिक लिटरेचर को भी पढ़ना है और साइंस को भी पढ़ना है। तो बेटा ये वो टाइम था जब बहुत ही रिच वैदिक लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो ऋग्वैदिक पीरियड है या जो वैदिक पीरियड है, ये बहुत ही बढ़िया टाइम था, क्योंकि इस टाइम में हमने बहुत ही फाइनेस्ट, दुनिया का सबसे अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस किया। जो ऋग्वेद है ये फर्स्ट है और ओल्डेस्ट है एमंग देम ऑल। जितने भी वेद हमने प्रोड्यूस किए हैं उसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऐसे माना जाता है बेटा जो ऋग्वेद था, है ना, जो ऋग्वेद, जितने भी ऋग्वेद थे, ऐसे माना जाता है कि, ऐसे बिलीव किया जाता है, ऐसे माना जाता है कि ये गॉड्स ने रिवील किए थे। और किसको रिवील किए थे? ऋषिस को। सपोज करो भगवान हैं, भगवान ने ऋषिस को सारा नॉलेज दिया वेद का, ऋषि बोले तो सेंट्स, और फिर सेंट ने उसको कहीं कहीं अपने बच्चों को बताया, मतलब शिष्य को बताया, डिसिप्लाइज को बचाया, और वो ऐसे पास ऑन होने लगा। और राइटिंग्स तो बहुत बाद में हुई, है ना। अभी तो यहाँ पर ओरल ट्रांसफ़र हो रहा था किसका? वैदिक लिटरेचर का। चलो, तो ऐसे माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि गॉड रिवील कर रहे थे वेद को, किसको? ऋषिस को, सेंट्स को। जो वैदिक लिटरेचर था इज़ ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। इसे श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? बेटा इसे श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषियों ने सीधे इसे सुना। किससे सुना है? भगवान से सुना। जब ऋषियों ने, हमारे सेंट्स ने ध्यान लगाया तो उस ध्यान में इन्होंने सुना। किसको सुना? वेदों को सुना। किससे सुना? सीधे भगवान से सुना। ठीक है, तो श्रुति मतलब जो सुना गया हो, हर्ड, है ना। और क्योंकि ये सीधे भगवान ने आपको सुनाया है और आपने भी बाद में इसको ओरली वन जनरेशन टू अनदर पास ऑन किया है, तो इसे श्रुति कहते हैं। द वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति विच मीन्स डिवाइन रेवलेशन फॉर द रीज़न। भाई भगवान ने सीधे रिवील किया है इसको, किसको? संतों को, और फिर संतों ने इसको ओरली ट्रांसफ़र किया है अपने डिसिप्लाइज को। श्रुति मतलब जिसको सुना गया। अब बेटा ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो जो ऋग्वेद था उसमें 1028 हेम्स थे, 1028, और ये भगवान को प्रेज़ करते थे, गॉडेसेस, देवी और देवताओं को खुश करने के लिए, उनको प्रेज़ करने के लिए थे। सामवेद की बात करें तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो हिम्स हैं, ये जो भजन हैं, ये जो मंत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, इसे कैसे गाया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा? प्रीस्ट के द्वारा। आप लोग देखते होंगे ना कि हर मंत्र को पढ़ते टाइम जो प्रीस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कई बार पिच हाई करते हैं, फिर लो करते हैं, फिर हाई करते हैं, एक अलग ही टाइप से मंत्र को बोला जाता है। तो वो कैसे गाए जाएंगे, कैसे बोले जाएंगे, ये सामवेद में लिखा है। किस कब बेटा? जब भी कोई रिलीजियस सेक्रीफाइस होगा या कोई रिलीजियस सेरेमनी होगी तब। यजुर्वेद ने हिम्स हैं जो ऑर्डिनरी सेक्रीफाइसेस में फॉलो किए जाते हैं। अगर बेटा हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में कलेक्शन है सॉन्ग्स का, स्पेल्स का, मैजिकल चार्म्स का अगेंस्ट इवल स्पिरिट, टोना टोटका, जादू, तंत्र विद्या, वो सारी चीज़ें।
बेटा ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के अलावा हमारे पास ब्राह्मण्स हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ब्राह्मण्स हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं, जो भी अर्ली वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। तो 4 वेद तो हैं ही, 4 वेदों के बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी किसका, अर्ली वैदिक पीरियड लिटरेचर का पार्ट है। बेटा ये आपको समझ में आ गया कि वेद के अलावा ब्राह्मण से, अरण्यक है, उपनिषद है, ये भी वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद, वेदास, ब्रह्मांस और उपनिषद्स, ये आपको एक बराबर आइडिया दे देते हैं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट उस टाइम में हुए। किस किस फील्ड में हुए? मैथ्स में, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती थी इन लोगों को, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज था, मैथ्स, गणित। अच्छा, ऑल इन ऑल का है ना बेटा, तो ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एक चीज़ के बिना दूसरी, दूसरे के बिना तीसरी पॉसिबल ही नहीं है। चलो, मैथ्स को बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था इसी पर्टिकुलर टाइम में, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। ऋग्वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में ही मैथ्स को डिवाइड कर दिया गया था। ज्योमेट्री, अलजेब्रा और अर्थमेटिक में उन्हें क्या कहते थे? अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित। अलजेब्रा था बीज गणित, ज्योमेट्री थी रेखा गणित और अर्थमेटिक था अंक गणित। वो लोग जो मैथ्स जानते थे उस टाइम में, the people were also aware various type of mathematical calculation। जो लोग उस टाइम में मैथ्स सीखते थे उनको दूसरे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी आते थे, जैसे क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट, सब जानते थे ये लोग। जो कंसेप्ट था ज़ीरो का, वो भी इस टाइम के लोगों को पता था। तो वैदिक पीरियड में ज़ीरो को जानते थे लोग, अंक गणित, बीज गणित लोगों को पता था। डेसिमल सिस्टम भी उस टाइम में यूज़ होता था, डेसिमल सिस्टम यूज़ होता था। ज़ीरो के कंसेप्ट को जानते थे, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट इन्हें पता था, अंडर रूट भी इन्हें पता था। मैथ्स की तीनों ब्रांचेस इन्हें बहुत अच्छे से आती थी, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा। बेटा वैदिक पीरियड में ही एस्ट्रोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। जो लोग थे वो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को जानते थे। हेवनली बॉडीज़ कैसे मूव करती हैं ये भी जानते थे, और एग्जैक्ट उनकी पोजीशंस का कैलकुलेशन भी इन्हें आता था, और उसी हिसाब से इन्होंने एक्यूरेट कैलेंडर्स बना रखे थे। तो भाई मैथ्स भी आता था, एस्ट्रोनॉमी भी आती थी, और एस्ट्रोलॉजी तो आती ही थी। एस्ट्रोनॉमी में इन्हें पता था सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, कब होते हैं, हेवनली बॉडीज़ कैसे मूव करती हैं, और उसी बेसिस पे इन्होंने एक्यूरेट कैलेंडर बना रखा था। अब बेटा हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज को, द एपिक एज। बेटा सप्त सिंधु रीजन से अब आर्यंस ने आगे बढ़ना चालू किया और पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। बेटा धीरे धीरे तो हर व्यक्ति थोड़ा सा ग्रेजुअली डेवलपमेंट की तरफ जाता ही है, तो अब इन्होंने भी सप्त सिंधु रीजन से आगे की तरफ आना चालू किया और पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया। ये रिवर गंगा की वैली में सेटल हुए, यमुना की वैली में सेटल हुए, और इस पीरियड में जब ये लोग नए सेटलमेंट बना रहे थे, इस पीरियड को एक नया नाम दिया गया, वो नाम था लेटर वैदिक पीरियड। तो वो पीरियड जब ये गंगा यमुना की वैली में शिफ्ट कर रहे थे, नए सेटलमेंट की तरफ जा रहे थे, इसे हमने कहा लेटर वैदिक पीरियड। और जो स्पेन था, जो टाइम पीरियड था, उसे कंसिडर किया जाता है कि ये सब इन लोगों ने किया 1000 BC टू 600 BC में। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट, 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, मतलब 400 साल ये चलता रहा। भाई आप कितनी भी कोशिश कर लो, आज भी हम बहुत फास्ट पेस से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये लोग कर पाते होंगे? ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, तो आगे की तरफ बढ़ने में इन्हें और 400 साल लग गए, है ना, 500 साल लग गए। हमारा जो नॉलेज है इस पीरियड के रिगार्ड में वो लेटर वैदिक लिटरेचर से आया है, जो इस पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस हुआ है। इसमें आते हैं सूत्र, वेदांग, उपवेद, 6 दर्शन, मतलब जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, पुराण, धर्मशास्त्र, और 2 ग्रेट एपिक जिन्हें हम रामायण और महाभारत कहते हैं। तो बेटा
इनको सप्त सिंधु रीजन से गंगा यमुना और आगे पूरे नॉर्थ इंडिया में आने के लिए कितना टाइम लग गया? 400 साल। ऐसा माना जाता है कि 1000 BC से 600 BC के बीच में ये सब कुछ हुआ है। 400-500 साल इसमें भी लग गए। अब आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर टाइम में हुआ होगा, ये लोग ऐसे थे वैसे थे? तो इस टाइम का लिटरेचर, जो लेटर वैदिक लिटरेचर है, उससे हमें ये आइडिया लगता है। तो लेटर वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आते हैं? तो सूत्र आते हैं, वेदांग्स आते हैं, उपवेद आते हैं, 6 दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं, और 2 महान कथाएं जो हमारे भारत में बच्चों को पता होती है क्योंकि टेलीविजन में भी ये दिखाई गई है। रामायण आपको पता है, महाभारत आपको पता है, क्योंकि ये दोनों ग्रेट एपिक्स इसी टाइम में लिखी गई, तो इस एज को एपिक एज भी कहते हैं। जो रामायण है और जो महाभारत है, ये बताती है कि उस टाइम में जो सिविलाइजेशन थी, उसकी लाइफ कैसी थी, उस पीरियड में जो सिविलाइजेशन थी उसमें लोग कैसे जीते थे, उनके सोसाइटी कैसी होती थी, कल्चरल बिलीफ्स कैसे होते थे, चेंजेस इन सोसाइटी। अब बेटा सोसाइटी में जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो औरतों की पोजीशन में डिग्रेडेशन, थोड़ा डाउनवर्ड स्विंग हमने देखा। वैदिक पीरियड में औरतों को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई, पर लेटर वैदिक पीरियड में उनकी इम्पोर्टेंस में थोड़ी सी कमी आई। लड़कों के जन्म को बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया, जबकि लड़कियों के पैदा होने पे दुख मनाया गया, इसे सोर्स ऑफ मिजरी समझा गया, और वो आज तक चलता आ रहा है। बेटा हुआ तो बहुत खुश, लड़की हुई तो अरे यार क्या हो गया ये। अब बात समझ में आ रही है मैंने क्यों बोला कि डाउनवर्ड स्विंग हुआ, डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ, या इनकी पोजीशन डिग्रेड हुई? क्योंकि इन्हें प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं दिया गया। इनसे कहा गया अब आप प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करोगे। इवन उन्हें असेंबलीज में पार्ट लेने को भी मना कर दिया गया कि अब आप असेंबलीज को भी अटेंड नहीं करोगे। पॉलीगैमी भी स्टार्ट हो गई हायर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। जो राजा थे, जो नॉवेल्स थे, वो पॉलीगैमी करने लगे। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? एक हस्बैंड 2, 4, 5 शादियां कर सकता है, ठीक है? मतलब एक पति होगा और 2, 4, 5 उसकी पत्नियां होंगी। तो राजा, नॉबल्स ऐसा कॉमनली कर लेते थे, विच मेड द वीमेन अज्यूम सबॉर्डिनेट पोजीशन। और इससे औरतों की पोजीशन बहुत ज़्यादा सबॉर्डिनेट हो गई। क्यों हो गई? भाई चलो तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, चलो दूसरी नहीं मान रही, तीसरी, इस तरीके से सोसाइटी रन करने लगी। तो पॉलीगैमी जैसी एवल सोसाइटी में इस टाइम तक आ गए थे। एक हस्बैंड को राइट था कि वो बहुत सारी लेडी औरतों के साथ शादी कर सकता था। जो रूल्स थे मैरिज के, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। री मैरिजेस जो होती थी विडोज़ की, उसे प्रैक्टिस करना बंद कर दिया गया कि भाई अब विधवाएं दोबारा शादी नहीं करेंगी। देयर वॉज नो मोर प्रैक्टिस ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज़। विवाह बंद हो गया। मतलब अब विधवा एक बार हो गई तो बस आप पूरा लाइफ टाइम वैसे ही रहोगे। पर जो एजुकेशन था कुछ औरतों को अभी भी मिलता रहा। मतलब जो एजुकेशन था, सबको तो नहीं पर कुछ औरतों को मिलता रहा जो हाई ऑर्डर की थी, जैसे गार्गी, मैत्री, ये ग्रेट स्कॉलर और फिलोसफर्स बनी। सो देयर वॉज नो मोर प्रैक्टिस ऑफ रीमैरिज फॉर विडोज़। अब विधवाओं की शादियाँ नहीं होंगी, पर जो एजुकेशन था वो कुछ औरतों को अभी भी मिला जो थोड़ा सा हाई ऑर्डर की थी। इनमें से गार्गी, मैत्री थी जो ग्रेट स्कॉलर फिलोसफर बनी। जो डिस्कोर्स थे विमेन फिलोसफर्स के, उन्हें उपनिषद्स में जगह दी गई है। उपनिषद्स में बहुत सारी प्लेसेस पे आप विमेन फिलोसफर्स को भी आप पढ़ोगे। कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें हमने देखा कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया। वैदिक पीरियड में आपने देखा था कि एक फैमिली में आपको बहुत सारे कास्ट के लोग मिल सकते थे, है ना? पर अब ऐसा नहीं था। अब एक कास्ट एक ही ऑक्यूपेशन को बिलोंग करती थी। पहले हमने देखा था कि एक फैमिली में बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लोग रहते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। जो ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे उन्हें प्रिविलेजेस मिले। ब्राह्मण्स को सुपीरियर कंसीडर किया गया कि भाई टॉप नोट पोजीशन ब्राह्मण्स की, भगवान से सीधे कांटेक्ट में रहते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म कराते हैं, राजा भी बहुत इनको रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरा, क्षत्रिय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इन्हें रूलिंग क्लास कहा गया। तो ब्राह्मण्स सबसे सुपीरियर क्योंकि ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ भगवान सब करेंगे। दूसरा, क्षत्रिय बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ये रूलिंग क्लास हो गए। वैश्य से कहा गया कि भाई तुम्हारे पास एक ही काम है, ट्रेड करो, बिजनेस करो, एग्रीकल्चर करो। एक ही काम मतलब ना तो तुम वॉरियर बन सकते हो,
ना तो तुम वेदों को पढ़ सकते हो, तो तुम्हारे पास एक ही काम दे दिया, बिजनेस करो, व्यापार करो, खेती करो। शूद्रों की पोजीशन में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन आया, उन्हें नीचा दिखाया जाने लगा, ठीक है, बाय अपर थ्री कास्ट। द शूद्रास वर लुक डाउन अपॉन बाय द तीनों जो ऊपर वाले थे, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणी, तो कुछ समझते ही नहीं थे शूद्र को। दे वुड लीव आउटसाइड द विलेज और द टाउन बाउंड्रीज। जो टाउन बाउंड्रीज होती थी, विलेज के बाहर इन्हें रखा जाता था, टाउन के बाहर इन्हें रखा जाता था, और उनका एक ही काम था, अपर कास्ट को सर्व करना। नाउ फॉर आश्रम्स। तो जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें हमने देखा कि आर्यंस की पूरी लाइफ स्पेन को डिवाइड किया है 4 स्टेजेस में, जिन्हें हमने आश्रम्स कहा है। और पूरी लाइफ स्पेन को जब 4 पार्ट में तुमने डिवाइड किया, तो इन लोगों ने एवरेज मान लिया था कि हर व्यक्ति 100 साल जिएगा। तो 100 को आप डिवाइड कर दो कितने से, 4 से। 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 25। तो हर आश्रम को जो 4 स्टेजेस थी उन्हें 25 साल का टाइम दिया गया। ऑन एन एवरेज माना गया एक व्यक्ति 100 साल जिएगा। 4 स्टेजेस आएंगे उसकी लाइफ में, हर स्टेज को 25 ईयर्स दिया गया। जो पहला आश्रम था उसे ब्रह्मचर्य नाम दिया गया, ठीक है। इस टाइम में जो बच्चे होंगे वो नॉलेज गेन करेंगे, गुरुकुल्स में रहेंगे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। सुबह टाइम से उठेंगे, कितना खाना खाना है उतना ही खाएंगे, कितनी देर पढ़ना है, फिर गुरु की सेवा करना है, आश्रम में अपनी सर्विसेज देनी है। एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। सेकेंड गृहस्थाश्रम था। इसमें जो मैन होता था उसकी शादी कर दी जाती थी, फिर वो फैमिली लाइफ जीता था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था, और कब तक, 50 साल तक। थर्ड स्टेज मतलब पहले आपने 25 साल पढ़ लिया, फिर 25 साल अपनी फैमिली लाइफ जी ली, टोटल आप 50 साल के हो गए। अब आप आ गए हो वानप्रस्थ आश्रम। तो बेटा जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड आश्रम जो होता है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। ये जो पीरियड होता है इसमें जो मैन होता है, जो आदमी होता है, उसे अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ देना होता है, गिव अप कर देना होता है, और पूरा टाइम अपना किस में लगा देना होता है, मेडिटेशन में और प्रेयर में। तो जो वानप्रस्थ आश्रम है ये 50 साल से शुरू होता है, 75 साल तक चलता है। इसमें आपको फैमिली लाइफ से दूर हो जाना है। दूर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ देना है, पर आपको पूरा ध्यान आपका मेडिटेशन और प्रेयर में लगाना है। अब हम लास्ट फेज़ की बात करेंगे। तो जो लास्ट फेज़ होता है उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। ये जो स्टेज है ये 75 ईयर से शुरू होती थी। 25 साल आपने पढ़ाई कर ली, 50 साल तक आपने मैरिज लाइफ जी ली, फिर 75 ईयर्स तक आपने अपने घर में रह के मेडिटेशन किया, प्रेयर की। अब आप जैसे 75 साल के होते हैं, 75 ईयर्स के होते हैं, आपको अपने वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनाउंस कर देना है। जो सुख आप आसपास की चीज़ों से भोग रहे थे वो सब आप छोड़ दोगे और सन्यासी की तरह जीवन जीने लग जाओगे, और बाकी का जीवन आप जंगलों में जियोगे, फॉरेस्ट में जियोगे। तो जो लास्ट फेज था सन्यास आश्रम का वो शुरू होता था 75 ईयर्स ऑफ एज से, जहाँ पर आपको वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनाउंस कर देना होता था, छोड़ देना होता था, भोग विलास सब खत्म। अब आपको सन्यासी की तरह जीवन जीना है, और कहाँ पर रहना है, फॉरेस्ट में रहना है। ना गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बेटा आज कल के बच्चों को बड़ा नया लगता है हॉस्टल जाना, है ना, हॉस्टल लाइफ। पर हॉस्टल लाइफ आज नहीं, हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने हज़ारों सालों से शुरू हुई थी, ठीक है, जहाँ पर बच्चा अपने मम्मी पापा को छोड़कर शुरुआत के 25 साल हॉस्टल को दे देता था, वहाँ पढ़ता था और दूसरी विधाएं भी सीखता था। और पढ़ने का मतलब ये नहीं होता था सिर्फ कि पढ़ा और ख़त्म हो गया, 4 किताबें पढ़ ली हो गया। पढ़ने का मतलब ये होता था वो लाइफ स्किल्स भी सीखता था। भाई गुरु के लिए जब वो लकड़ियाँ काटता था तो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कैसे काटी होगी वो सीख जाता था। गुरु के खेतों पे काम जब करता था तो खेतों में काम करना सीख जाता था। मतलब जो एजुकेशन होती थी वो होलिस्टिक होती थी। मीन्स आपको लाइफ स्किल्स भी सिखाए जाते थे, लाइवलीहुड ऑन करना भी सिखाया जाता था, और एजुकेशन भी दी जाती थी। चलो, तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो जो फर्स्ट स्टेज होती थी लाइफ की उसमें सिर्फ आपको नॉलेज अटेन करना होता था। एक ही एक्सपेक्टेशन होती थी बच्चे से कि भाई वो ज्ञान अर्जित करेगा, नॉलेज लेगा। उसकी सिलेबस का पार्ट होते थे वेद, लॉजिक, एथिक्स। एथिक्स आज तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स से रिलेटेड एजुकेशन आज भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना, क्योंकि आज जो हम करप्शन और ये जो माल प्रैक्टिसेस देख रहे हैं दुनिया भर के सोशल लेवल सोसाइटी में देख रहे हैं, वो सब इसीलिए हैं क्योंकि एथिक्स नहीं है प्रॉपर। तो एथिक्स उस टाइम में सिखाया जाता था बच्चों को।
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, ग्रामर, मेडिसिन, ये सब भी करिकुलम का पार्ट होता था। क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये सबसे पहले बच्चों को सिखाना चाहिए। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ओरली दी जाती थी और सबसे बेटर वे श्रुति ही होता है, सुनकर सीखना, क्योंकि आज आपके पास एक सब्जेक्ट की कम से कम 4 बुक हैं और आपका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो खाली है। दिमाग में कुछ नहीं है, सब कुछ किताबों में है और 1-2 कॉपियों में आपने लिख रखा होगा। तो पहले सही था, तो पूरा के पूरा जो एजुकेशन था वो इम्पार्ट किया जाता था ओरली। गुरुजी अपने बच्चों को ओरली बोल के सुनाते थे, बच्चे ने वहीं सब कुछ सीखना होता था, कोई लिखना नहीं होता था कि बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो गुरुकुल एजुकेशन में जो नॉलेज था वो ओरली इम्पार्ट किया जाता था और वो भी कहाँ पर, रेसिडेंस ऑफ द गुरु के घर पर। गुरु का घर ऐसे नहीं होता था छोटा सा, बड़ा सा होता था, उसमें गार्डन होता था, बच्चों के रहने के लिए जगह होती थी। तो गुरु का जो भी रेसिडेंस होता था उसे गुरुकुल कहते थे। बहुत सारे बच्चे वहीं जाकर पढ़ाई करते थे और ये जो गुरु का घर होता था, गुरुकुल होता था, ये सेक्लूडेड एरिया में होता था। सेक्लूडेड एरिया मतलब गाँव से दूर, शोर शराबे से दूर, शांत एरिया, प्राइवेट एरिया, ऐसा होता था। तो जो बच्चे होते थे वो गुरु को सर्व करते थे, है ना। उनके जो गुरु के कैटल्स होते थे, मतलब जो जानवर होते थे, उनको पूरा उनका ध्यान रखना, उनको फीडिंग के लिए लेके जाना, फॉडर के पास लेके जाना, मतलब जो गाय, बैल, भैंस, बकरी गुरुजी के पास होंगे उनको चराने के लिए उन्हें लेके जाना होता था। और दूसरा फिर जो गुरुकुल होता था उसका जो फील्ड होता था, मतलब जहाँ पर गुरु की खेती होती थी, उस खेती में भी बच्चों को काम करना होता था। तो बेटा इतने सारे लोग जब एक घर में रहेंगे, गुरुकुल में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मिल्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे गाय लोगों के पास होते थे, तो उनको टाइमली लेके जाना, उनको पानी देना, उनकी सेवा करना, गुरु के खेत पे काम करना, ये सब शिष्यों को सिखाया जाता था। उन्हें सुबह जल्दी उठाया जाता था, फिर वो नहाते थे, मतलब बात लेते थे, फिर वैदिक मंत्र को चैंट करते थे। वैदिक मंत्रों से इनकी शुरुआत होती थी सुबह की। नहाने के बाद ये वैदिक मंत्रों को बोलते थे। एजुकेशन फ्री था, ठीक है, बट एट कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन फ्री था। हर बच्चे को फ्री में एजुकेशन दिया जाता था, पर जैसे ही बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता था उन्हें अपने गुरु को कुछ वॉलंटरी गिफ्ट देना होता था, जिसे गुरु दक्षिणा कहते थे। समझ में आई बात। एजुकेशन आज जैसे स्टैंडर्ड फीस होती है ना कि भाई इस स्कूल की फ़ीस ये है, उस स्कूल की फ़ीस ये है, ऐसा कुछ नहीं होता था। अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी होती थी। राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आए वो पढ़ेंगे। पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे उन्होंने बड़े बड़े किंगडम्स को एस्टेब्लिश किया, जो बहुत पावरफुल भी थे और बहुत बड़े भी थे, लार्ज भी थे और पावरफुल भी थे। जो रॉयल पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई लार्ज किंगडम्स की वजह से। जितना बड़ा किंगडम उतना ही शक्तिशाली रूलर। राजा की बात करेंगे तो जो राजा की पावर होती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बेटा। रूलर्स गेव themselves टाइटल्स लाइक एकरथ, द वन रूलर, सम्राट, किंग ऑफ द किंग्स। बेटा राजा की पावर इतनी बढ़ गई कि अब राजा खुद हैवी बड़े बड़े टाइटल्स लेने लगा। एकरथ, द वन रूलर, सम्राट, किंग ऑफ किंग्स, सर्वभूमि, रूलर ऑफ ऑल द अर्थ, चक्रवर्तिन, प्रोटेक्टर ऑफ लैंड। ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स राजा लेने लगे। एकरथ, सम्राट, सर्वभूमि, चक्रवर्तिन, ये सारे टाइटल्स राजा खुद अपने आप को देने लग गए थे। जो राजा थे वो बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करते थे, राजसूय यज्ञ। तो बेटा राजसूय यज्ञ का मतलब क्या होता है? रॉयल कॉन्स्क्रीशन, मतलब यहाँ पर राजा को सैंक्टिटी मिल जाती है भगवानों से कि अब वो रूल करेगा। मतलब राजा कोरोनेशन, जब राजा का कोरोनेशन, जब राजा की ताजपोशी होती थी, राजा को राजपाट मिलता था, उस टाइम ये यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। इस यज्ञ से राजा ये साबित करना चाहता था कि भगवान भी मेरे साथ है और मैं अब आप लोगों के ऊपर रूल करूँगा। मतलब गॉड ने भी मुझे सैंक्टिटी दे दी है। वाजपेयी, चैरियट रेस एंड अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस। जो कोरोनेशन सेरेमनी होती थी राजा की जो ताजपोशी होती थी, एक सोशल ओकेशन था, बहुत मेजर सोशल ओकेशन था। और पर राजा की
मॉरल ड्यूटी तय हो जाती थी कि अब राज्य पे कोई भी खतरा आएगा, राजा अपनी प्रजा को उससे बचाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, देखो जो राजा होते थे वो बहुत सारी यज्ञ करते थे, यजनास करते थे, जैसे राजसूय जिसको बोलते हैं रॉयल कॉन्सिक्रेशन, वाजपेयी चैरियट रेस, और अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध तो आपने पहले भी सुना होगा ना कि घोड़े को दौड़ा दिया, जितनी जितनी टेरिटरी में वो दौड़ता चलाएगा वो टेरिटरी उस राजा की हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ राजा करते थे, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध। बेटा जो राजा की ताजपोशी होती थी, कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, जिस टाइम राजा को का राज्याभिषेक होता था, ताजपोशी से ज़्यादा बोलो राज्याभिषेक, तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो ये एक बहुत बड़ा सोशल ओकेशन था। लोगों के लिए बड़े खुशी उत्साह की बात होती थी, भाई हमारा नया राजा बनने वाला है। और जैसे ही राजा का कोरोनेशन हो जाता था, मतलब राज्याभिषेक हो जाता था, उसके बाद राजा की मॉरल ड्यूटी होती थी कि वो अपने किंगडम को सेव करेगा, अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब लोगों को सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। अब हम फंक्शनरीज की बात करेंगे भैया। लेटर वैदिक पीरियड में और क्या चेंजेस आए? पहले भी हमने पढ़ा था कि राजा होते थे, मंत्री होते थे, है ना, पर अब क्या चेंजेस आई हैं? बिसाइड्स द ऑफिसर्स ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड के जो ऑफिसर्स थे वो तो हैं ही हैं, नए ऑफिसर्स भी हुआ करते थे, जैसे ट्रेजरर, है ना, जो खजाना जिसके पास होता था, चैरिएटर, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। चैरिएटर मतलब रथ चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका एक मुखिया हुआ करता था। 1, 2, 4, 10 व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करने के लिए होते थे। ये नई पोजीशन भी क्रिएट हुई क्योंकि राजा अब रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करता था। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो ऑफिसर्स थे, जैसे हमने देखा था सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी, इसके अलावा ट्रेजरर, चैरिएटर, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, ऐसी पोस्ट भी क्रिएट की गई थी। अब हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे। भाई आर्थिक जीवन कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में? तो जो आर्यंस थे लेटर वैदिक पीरियड के, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो गए थे। किन से? वो आर्यंस जो अर्ली वैदिक पीरियड के थे। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन से आर्यंस ज़्यादा रिच थे, वैदिक पीरियड वाले कि लेटर वैदिक पीरियड वाले? तो लेटर वैदिक पीरियड वाले बेटा ये बहुत रिच हो गए थे, क्योंकि ग्रेजुअली अब इनको समझ में आने लग गया था पैसे कैसे बन सकते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़े से ज़्यादा समझदार थे, और ग्रेजुअली हम देखते ही हैं कि जो आने वाली जनरेशन होती है वो सक्सेस ज़्यादा पाती हैं, है ना, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले वाली जनरेशन्स ने करके दी होती हैं, तो अब उसे उनको आगे ही बढ़ाना होता है। हम एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा लेटर वैदिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में दोनों में ही एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। दोनों ही पीरियड में बहुत इम्पॉर्टेंस थी एग्रीकल्चर की, पर लेटर वैदिक पीरियड में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया एग्रीकल्चर। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एमर्ज होगा एज डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो लेटर वैदिक पीरियड में लोगों की है वो किस पे ही है? एग्रीकल्चर पे है। मतलब पहले ये लोग कुछ नॉमेडिक ट्राइब भी हुआ करती थी, इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस एनिमल्स पे हुआ करती थी, कैटल रेयरिंग पे हुआ करती थी, पर अब एग्रीकल्चर एमर्ज हो गया है एज डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो लेटर वैदिक आर्यंस थे उन्होंने व्रीही राइस को ग्रो किया, वीट, मिलेट्स, शुगर केन को ग्रो किया। मिलेट्स एक ग्रुप होता है बेटा जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का सब कुछ। ज्वार बाजरा आ जाएगा, मक्का नहीं भी आएगा तो चलेगा। ज्वार, बाजरा, रागी, इनको मिला के बोलते हैं मिलेट। ज्वार, बाजरा, रागी मिला के बोलते हैं मिलेट। शुगर कैन ये लोग ग्रो करते थे, व्रीही राइस ग्रो करते थे, वीट ग्रो करते थे। हम लोगों ने देखा इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन में। मतलब अब इन लोगों को समझ में आ गया था हल कब चलाना है, पानी कब देना है, बैलों को किस तरीके से यूज़ करना है ना, बीज कब डालने हैं। तो जो कल्टीवेशन की मेथड्स थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी आर्यंस ने। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। क्राफ्ट की बात करें हम तो बहुत सारे नए आर्ट और क्राफ्ट एडॉप्ट किए गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। लोगों ने आयरन को यूज़ करना चालू कर दिया था बहुत बड़े स्केल पे। कारपेंट्री मतलब बढ़ाई का काम बहुत अच्छे से होता था। लेदर कैसे बनता है वो बनाने के सीख गए थे। ज्वेलरी बनने लग गई थी। चैरियट मेकिंग ऑल्सो डेवलप्ड। रथ बनाने का काम भी बहुत मैसिव स्केल पे होने लग गया था, क्योंकि जितने बड़े बड़े इनके किंगडम्स हो गए थे बेटा, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में ये आपस में लड़ते थे, और जब ये लड़ते थे तो इन्हें रथों की ज़रूरत बहुत होती थी।
अब हम ट्रेड एंड कॉमर्स को देखेंगे। तो बार्टर सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड में भी एग्जिस्ट करता है। बार्टर सिस्टम का मतलब मैंने बताया था ना, तो चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज कर लेना। कुछ जगह हमें रेफरेंस निष्क का भी मिलता है, अ पीस ऑफ ऑर्नामेंट एज यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब जैसे आज का पैसा है वैसे ही निष्क भी चलता है। तो बार्टर सिस्टम भी प्रिवलेंट था, पर कई कई जगह हमने निष्क को भी सुना है, निष्क का जिक्र भी है। तो निष्क क्या है? पीस ऑफ ऑर्नामेंट एज यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब पैसे जैसे यूज़ होता था निष्क का। ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेड, फिर भी हम ये नहीं कह सकते बेटा कि ये रेगुलर कॉइन था और रेगुलर कॉइन्स का यूज़ होता था, बिल्कुल भी नहीं। बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट करता था। गिल्ड्स वर ऑर्गेनाइज्ड। गिल्ड्स क्या होता है बेटा? जब एक ही टाइप के लोग जो एक ही कमोडिटी में डील करते हैं वो लोग एक ग्रुप बनाकर डील करने लग जाएं तो उसे कहते हैं गिल्ड। जैसे जितने भी ज्वेलर्स होंगे जो गोल्ड ज्वेलरी में डील करते होंगे, वो सारे गोल्ड ज्वेलर्स अपना एक बड़ा सा ग्रुप बना लें, है ना, और साथ में बैठ के रेट डिसाइड करें, सेलिंग बाइंग के लिए साथ में जाया करें। तो इसी को क्या कहते हैं? गिल्ड्स। तो गिल्ड्स ऑर्गेनाइज होने लग गई थी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड ज्वेलर्स जो होते थे, गोल्ड स्मिथ जो होते थे वही ग्रुप बनाते थे बेटा। इवन आयरन स्मिथ ग्रुप बना सकते हैं, लेदर मेकर्स ग्रुप बना सकते हैं। बस एक ग्रुप जो होगा ना फॉर्मली एक जैसे व्यापार करने वाले लोगों का, उसको हम कहते थे गिल्ड। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रेडिंग कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए क्या बना लेती थी? गिल्ड। आपस में मिलके बैठते थे, ट्रेडिंग की कंडीशंस को सेट करते थे, किस रेट पे सामान बेचेंगे वो सेट करते थे, रॉ मटेरियल कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, किस प्राइस पे लेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए होती थी गिल्ड्स। ये जो गिल्ड का फेनोमेना है ये सिर्फ इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में था। अब धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आए, रिलीजियस लाइफ कैसी थी वो हम देखेंगे। इस टाइम तक ब्रह्मा विष्णु शिव ये नए गॉड बनकर एमर्ज हुए। पहले हम लोगों ने देखा था ना वैदिक पीरियड में तो भाई नदियों की, सूरज की, हवा की, इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, है ना। पर अब ब्रह्मा विष्णु शिव ये नए गॉड बन के आए। राम और कृष्ण को माना गया कि ये इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के, और ये पॉपुलर डाइटीज़ बन गए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव फिर राम कृष्ण जिन्हें विष्णु का ही अवतार माना गया। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। तो ये पॉपुलर डाइटीज़ थे। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, पार्वती ये फीमेल डाइटीज़ थी। बेटा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेटीज़ है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण ये पॉपुलर डेटीज़ बने। और अगर फीमेल डेटीज़ की बात करें तो काली, लक्ष्मी, पार्वती देवी देवता बोल सकते हो आप। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं धर्म के। भाई आपको कुछ भी करना हो पहले बलि देनी ही होती थी। जो काम आप करने जा रहे हो पहले आपको बलि देनी होती थी। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सेक्रीफाइस बहुत कॉमन हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है धर्म का। प्रोफेशनल प्रीस्ट की क्लास बन जाती है जो प्रोमिनेंट पोजीशन रखते हैं सोसाइटी में। ब्राह्मणों का तो बड़ा जलवा था बेटा इस टाइम में। जो सेरेमनीज होती थी वो सिर्फ परफॉर्म करने का राइट प्रोफेशनल प्रीस्ट के पास ही होता था। रिचुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे आर्यन रिलीजन का। भाई रिचुअल्स, परंपराएं, प्रथाएं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं। स्पेल्स एंड चार्म्स एंड मेरी सुपरस्टिशियस बिलीव, जादू टोना और क्या बोलना चाहिए अंधविश्वास सब भर जाता है। मतलब आत्माओं को जगाना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं के थ्रू दुनिया भर के काम कराना, ये भी धर्म का पार्ट बन गया था। फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन की बात करें तो ये लोग बिलीव करते थे कर्म में, एक्शन में, मोक्ष, साल्वेशन में। मतलब आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपके साथ होगा, ये प्रिंसिपल इन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया था। तो अच्छे कर्म करना चाहिए, ये प्रिंसिपल यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया था। आपके कर्मों के हिसाब से आपका जीवन होगा, ये लोग मान गए थे, समझ गए थे। मोक्ष, साल्वेशन की बात करते थे। ठीक है, ये नए ट्रेंड हमने देखे थे लेटर वैदिक पीरियड में।
बेटा उपनिषद्स में बिल्कुल भी रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस की बातें नहीं है। उपनिषद डू नॉट डील विथ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। परंपराएं, प्रथाएं, बलि, ये सब कुछ भी नहीं है उपनिषद में। फिर क्या है उपनिषद में? तो बेटा उपनिषद में हायर नॉलेज की बात है, ठीक है। उपनिषद ये बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप है जीव मतलब इंडिविजुअल सोल में और सुप्रीम सोल में, ब्रह्म आत्मा और जो जीव आत्मा है इसमें क्या रिलेशन है, मरने के बाद क्या होता है, सेक्रीफाइसेस इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं है, ऐसे डिस्कशंस हैं उपनिषद में। उपनिषद में कहीं पर भी सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स का जिक्र नहीं है। भाई सेक्रीफाइस करना सही है गलत है ये बातें ज़रूर उपनिषद में आपको मिल जाएंगी। कैसे करना है सेक्रीफाइसेस ऐसा कुछ भी उपनिषद में नहीं है। ब्रह्म आत्मा, भगवान की आत्मा, जीव आत्मा में क्या रिलेशन है, मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन है उपनिषद में। अब हम देखेंगे बेटा इम्पैक्ट क्या था आर्यन सिविलाइजेशन का। तो जो आर्यंस थे उन्होंने ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा है ना। इन्होंने भारत को, इंडिया को संस्कृत लैंग्वेज दी है, उसकी ग्रामर दी है, फोनेटिक्स दिए हैं, डेरिवेशंस दिए हैं। संस्कृत अब तक एक यूनिफाइंग फोर्स है पूरे सब कॉन्टिनेंट का। ये मदर की तरह भी ट्रीट की जाती है बहुत सारी वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेजेस का। फिर से ध्यान से सुनो, आर्यंस ने एक ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ा है। संस्कृत लैंग्वेज दी है हमें। संस्कृत लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेजेस की मदर की तरह काम करती हैं, या ऐसा कह सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस संस्कृत से डेराइव हुई हैं, बहुत सारी वर्नाकुलर और रीजनल लैंग्वेजेस। और ये आज भी यूनिफाइंग फोर्स है पूरे सब कॉन्टिनेंट का। जो आर्यंस थे उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, इंडियन इकोनॉमी को अग्रेरियन इकोनॉमी बनाया, जो आज तक एज इट इज़ है। आज भी हमारी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है बेटा? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जो फिलॉसफी है वेद की, उपनिषद की, और जो आइडियल्स हैं रामायण और महाभारत के, ये आज भी हिंदू रिलीजियन का फाउंडेशन है। महाभारत में जो कुछ कहा गया है, रामायण में जो कुछ कहा गया है, जो वेद है, जो उपनिषद्स हैं, वो आज भी तो हमारा जो धर्म है उसका फाउंडेशन है। हमारा धर्म इन्हीं से तो डिराइव हुआ है पूरी तरीके से। हमारा जीवन इसी से प्रभावित है। जो भगवान लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में पूजे जाते थे, जैसा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ये आज तक पूजे जाते हैं। विष्णु जी की इम्पोर्टेंस, ब्रह्मा की इम्पोर्टेंस, शिव की इम्पोर्टेंस, इवन राम, कृष्ण। मुझे बताओ ना, आज इनमें से कौन सा देवता है जिसको हम नहीं पूछते हैं, जिनके मंदिरों में हम नहीं जाते हैं? शिव जी की अपनी इम्पोर्टेंस है। राम जी आप लोगों ने अयोध्या सुनाई है भाई। फिर अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, बताओ ना कौन से भगवान की इम्पोर्टेंस कम हुई है? किसी की नहीं हुई है। यज्ञ आज भी हिंदू सेरेमनीज में परफॉर्म किए जाते हैं, इवन मैरिजेस में भी यज्ञ होते हैं। जो टीचिंग थी लॉर्ड कृष्णा की भगवद गीता में, वो आज तक लोगों को इंस्पायर कर रही है। उनकी जो फिलॉसफी थी सेल्फलेस एक्शन की, वो आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। भगवद गीता तो आजकल IIMs में भी पढ़ाई जाती हैं, है ना। बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाई जा रही हैं। PhD का वो बन रही है क्या टॉपिक। और पूरी भगवद गीता नहीं, भगवद गीता के कुछ कुछ पार्ट्स पे PhD कर रहे हैं लोग। तो बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ कि जो लेटर वैदिक पीरियड था और जो लेटर वैदिक लिटरेचर था, जो वैल्यू सिस्टम इन लोगों ने बनाया था, उसका आज तक हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है, हमारे समाज पे बहुत गहरा प्रभाव है। सो बच्चों होता है ये चैप्टर। एंड यहाँ पर अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो।